नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब देखिए इंडिया न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 2 नवंबर को परिणाम आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, इसको लेकर कांग्रेस एक अलग से मैनिफेस्टो जारी कर रही है। इसका नाम जो है वचन पत्र दिया गया है। इस वक्त इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हैं। सर, मैनिफेस्टो कांग्रेस जो है 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट के लिए जारी कर रही है। इसका नाम वचन पत्र दिया गया। मैनिफेस्टो में पहली बात तो कांग्रेस घोषणा पत्र जारी नहीं करती, वचन पत्र देती, वचन देती है। और आज जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह से कोरोना काल में लाखों लोगों की जान गई, लोगों को इंजेक्शंस मिले नहीं, बेड ऑक्सीजन बेड मिले नहीं, लोग बेरोजगार हो गए लॉकडाउन में, उनका आज तक काम धंधे मिले नहीं। 35 लाख लोग बेरोजगार है मध्य प्रदेश के अंदर। तो पर बिजली तो कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपए 100 यूनिट थी, आज हजारों के बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं बिजली के, उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। ये मुद्दे भी हर जगह हैं जो और लोग उसकी वजह से परेशान हैं, अंधेरे में रह रहे हैं लोग। वचन पत्र जो मैनिफेस्टो है, इसमें जो पॉइंट शामिल किए जाएंगे, इसको लेकर क्या कोई कमेटी का गठन किया गया है और कब तक जो है ये वचन पत्र जिले स्तर में जो है घोषणा कर दी जाएगी? क्योंकि चुनाव के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे तो बहुत जल्दी होगा। मैं समझता हूँ विद इन ए वीक सब चीजें आ जाएंगी, उस पर कार्रवाई चल रही है। किससे रायशुमारी दी जा रही है? नहीं, ये तो जो जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों से वहाँ लोकल फीडबैक लिया है। बिल्कुल, साफ तौर पे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का यही कहना है कि वचन पत्र जो कि मैनिफेस्टो है, इसमें लोकल मुद्दे शामिल किए जाएंगे, बिजली, सड़क, पानी। इसके साथ ही कोविड के दौरान जो स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी, इसको भी शामिल किया जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं इस मैनिफेस्टो वचन पत्र में शामिल किए जाएंगे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर बिगुल बजने के बाद से हर समय परिदृश्य बदलते जा रहा है और यहाँ के प्रभारी मुकेश नायक खंडवा पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप खंडवा पहुंचे हैं, टिकट को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह की इनफाइट बीजेपी में है अभी, वो तो सड़क पर लोगों को पूरी दिखाई दे रही है कि किस तरह का संघर्ष बीजेपी में टिकट के लिए और मारधाड़ हो रही है। और उन्होंने तो कहा था कि 5 तारीख तक वो अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे, लेकिन आज 6 तारीख हो गई है तो उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, क्योंकि वहाँ बहुत अंतर विरोध है और बहुत वहाँ संघर्ष है टिकट के लिए। हमने पूरी पार्टी को एक सूत्र में बांधने की कोशिश हम लोगों की हो रही है। अंतर विरोधों में हमें सामंजस्य बिठाना है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को के साथ हमें इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना है। और हमें बहुत खुशी है कि कार्यकर्ता इस समय बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ बहुत अंतर विरोध है और बहुत वहाँ संघर्ष है टिकट के लिए। असंतोष आज जनता के बीच में है। पिछले 15 सालों में इतना संतोष कभी नहीं रहा। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की लागत को लेकर और समर्थन मूल्य को लेकर, यानी आज लोग जितना परेशान हैं, और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा खराब समय आया मध्यम वर्गीय लोगों का। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेके जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी प्रत्याशी चयन को लेके मंथन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने रैगांव विधानसभा को लेके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कल्पना वर्मा को टिकट पे यहाँ पे तौर पे दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस हिसाब से भाजपा संगठन रैगांव को लगा था कि टिकट हम सबसे पहले फाइनल करके यहाँ पे शुरू करेंगे, लेकिन इनके साथ संगठन तो जरूर तैयारी कर लिया है। पुलिस में आपको प्रत्याशी बनाकर क्या मुद्दे रहेगा कि आप रैगांव विधानसभा में जाके आपको ही वोट दें और आपको ही प्रत्याशी चुना जाए? इस समय हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं और जो पूरे देश में ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, और महंगाई में जो हमारे किसान भाई हैं, महिलाएं हैं, सभी का रूटीन बिगाड़ दिया है। और बेरोजगारी है, शिक्षा है, और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, सभी समस्याएं हैं और इन सभी को लेकर हम
हैं और जनता अपना जवाब दे देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि रैगौर विधानसभा में कभी कांग्रेस दूसरी पार्टी में नहीं है, दूसरे नंबर में नहीं आए थे, लेकिन आपको वोट मिला दूसरे नंबर में आया। हार का कारण क्या था जो 18,000 वोटों का था? हार का कारण केवल एक है, उस समय थोड़ा सा मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय मैं वो जो मतलब मेहनत करना चाहिए, भाग दौड़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करना चाहिए, वो नहीं कर पाई। और सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरा फर्स्ट इलेक्शन था, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था, पर वो सारी चीज़ों की हम लोगों ने पूर्ति करी है और इस बार हम पूरी मजबूती और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दौरा है और मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि हरदा जिले में जिस प्रकार से तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर गैलरी बनाई गई है, वो अभी हरदा के प्रभारी मंत्री भी उसका निरीक्षण करें। सर, आज प्रधानमंत्री जी भी हरदा के लोगों को संबोधित करेंगे। हमारे राष्ट्र के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्र का एक पवित्र काम, हमारा भारत, हमारा मध्य प्रदेश 70% कृषि प्रधान प्रांत और देश है। उसमें स्वामित्व योजना का अपना एक बड़ा महत्व और योगदान होगा। मध्य प्रदेश का हरदा जिला पहला है, जो कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और हमारे पूर्व जो राजस्व मंत्री थे, वर्तमान में कृषि मंत्री कमल जी का एक सपना था, उन्होंने रचना की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस रचना को अमली जामा पहनाया जाए। उसी का स्वामित्व योजना का राष्ट्र में हरदा जिला पहला है। 402 गांव हैं, 46,944 किसानों को इसका लाभ देने जा रहा है। आज हरदा जिले में स्वामित्व योजना को लेकर आज स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इस कार्यक्रम में जुड़े थे और साथ ही मुख्यमंत्री हरदा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं आज हरदा जिले के हंडिया के एक युवक से उन्होंने पीएम ने बातचीत की है। हमारे साथ में अभी युवक मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आज उनको कैसा लगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे सीधी बातचीत की है और वो क्या काम करते हैं और इस योजना से उनको क्या फायदे हुए हैं। भाई साहब, आपका नाम बताएं। मेरा नाम पवन बरेठा है, मैं हरदा जिले के हंडिया गांव का निवासी हूं। जी बताएं, आज आपको कैसा लगा पीएम मोदी से आपने बात की? मेरा सौभाग्य है जो प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई है। आप क्या काम करते हैं? अभी मेरी जूते चप्पल की दुकान थी। वैसे तो मैं दुकान क्या बोलूं, उसको पहले तो मैं रोड पे लगाता था और बड़े दुकानदारों के सामने बोरा फट्टा लगा के मैं थोड़ा सा माल बिछा के व्यवसाय करता था मेरा। तो वो दुकानदार मुझे हटा देते थे कि यहाँ मत लगाओ, वहाँ लगाओ, हमारी दुकान दबती है, ऐसा होता है वैसा होता है। मेरा सपना था कि मैं भी एक किराए की दुकान लूँ और उसमें थोड़ा ज़्यादा माल भरूँ और मेरे घर परिवार को अच्छे से चलाऊँ। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये स्वामित्व योजना से जो मेरा मकान है मुझे उसका अधिकार मिला। एक बार फिर से महिलाओं की रसोई महंगी हो गई है। जिस तरीके से आज एक बार फिर केंद्र सरकार ने यहाँ पर गैस की जो सिलेंडर है उसमें 16 रुपए की वृद्धि की है और एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पिछले अगस्त माह में यहाँ पर जब एक बार बढ़ोतरी हुई थी, इसके बाद आज फिर 16 रुपए की महंगाई बढ़ी है गैस सिलेंडर में। तो जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो गैस हाउस में कार्य जो चल रहा है और पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी हितग्राही उपभोक्ता हैं उनको यहाँ पर अब 16 रुपए अधिक देना पड़ेगा। इस तरीके से 971 रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 971 रुपए की अब जो सिलेंडर है वो है। हम बात करेंगे एक महिला से जिन्होंने जी बहन, ये अब फिर से आज एक बार 16 रुपए बढ़ गए हैं गैस के। आपकी रसोई काफी महंगी होती जा रही है, कैसे कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे। महंगाई के ऊपर महंगाई, महंगाई के ऊपर महंगाई। 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया हर महीने बढ़ रहे, कभी 100 रुपया। कहाँ से करेंगे? घर चलाएंगे अपना कि अपना इसको देखें हम? बताइए आप कि हम लोग को तो चूल्हा फूकने की नौबत आ गई, ऐसा हो गए हैं। मतलब जो मोदी जी ने जो उज्ज्वला वगैरह लगाए, एक प्रकार से व्यर्थ साबित हो रहा है और अब फिर से चूल्हे की दुनिया में फिर से जाने की कवायद है। तो क्या बोलेंगे, हमारे को तो वो भी नहीं मिला है, हमारे को तो वो भी नहीं मिला उज्ज्वला वाला, कुछ भी नहीं हुआ है।
अब बताइए अब क्या करेंगे, आपकी महंगाई जो रसोई महंगी हो गई है, चूंकि खाना एक बहुत जरूरी, रोटी कपड़ा और मकान बहुत नीड है, से लेकर के गैस सिलेंडर तक के सबसे ज्यादा महंगाई है इसी में बढ़ी हुई है। आप बताइए। तो जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर उनकी रसोई काफी महंगी हो गई, किसी न किसी तरीके से वो एडजस्ट करे। हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से कितना आज बढ़ा है। यहाँ जो एजेंसी चलाते हैं, वर्षों से एजेंसी में कार्यरत है। सर, ये कितना बढ़ गया है आज जो गैस बढ़ी है? आज 16 रुपए बढ़ गया है सर इसमें। और इसके पूर्व कब बढ़ा था ये? इसके पूर्व 16 अक्टूबर को बढ़ा था 25 रुपए। 25 रुपए उससे बढ़े थे और आज 16 रुपए। आज 16 बढ़े। तो इस तरीके से आज कितने की गैस मिल रही है रायपुर में? आज रसोई गैस एजेंसी गैस आज 971 रुपए की मिल रही है। देश में बेतहाशा महंगाई मूल्य वृद्धि से कहीं न कहीं अब आम जन काफी परेशान हो चुका है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ रहे थे और आवश्यक वस्तु की चीजें थी वो लगातार महंगी होती जा रही, और आज एकाएक अचानक जो गैस के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, अब रसोई गैस दाम बढ़ गए हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है, क्या सामना करना पड़ा परेशानी का आपको? भाई हम लोग को तो बहुत परेशानी है। हम लोग के पास जितने हमको पेंशन ही कितनी मिलती है, 8,000 पेंशन मिलती है। उसमें हम खाना खर्चा करें कि गैस ले, क्या करेंगे? उसमें हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। क्या चाहती हैं आप सरकार से, क्या बोलना चाहती हैं, क्या करें? भाई उसको सस्ता करे सब। हम लोग को खाने पीने का सामान, हम लोग को जो लेना है उसका सामान सस्ता करे, गैस सिलेंडर सस्ता करे। बहुत दिक्कत होता है। जहाँ पहले 600 का सिलेंडर आता था, आज वो पता चला 1,000 रुपये। बताइए हम कैसे घर चलाएंगे? और घर चलाने के और सामान भी बहुत महंगा मिल रहा है। कुछ तो सस्ता होना चाहिए। डीजल और सस्ता होगा तभी तो मतलब बाकी सामान भी सस्ता होगा। अगर डीजल ही महंगा रहेगा तो गैस सिलेंडर भी महंगा ही आएगा। इसलिए हम सरकार से एक ही चीज़ चाहते हैं कि गैस सिलेंडर सस्ता किया जाए और साथ में डीजल और पेट्रोल भी सस्ता किया जाए। पहले के मुकाबले अभी के मुकाबले में कितना फर्क पड़ा है आपको अपने जीवन यापन करने के लिए, क्या हुआ है? बहुत फर्क पड़ा है। ये थी महिलाएं जो बता रही थी कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं उनके घर का बजट बढ़ गया है और आमदनी उनकी बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई लगातार बेतहाशा बढ़ते जा रही है। आम इंसान का जीना दूभर कर दिया। लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, रसोई गैस के बढ़ते दाम, खाने के तेल के बढ़ते दाम ने इंसान का जो बजट है वो इसको बिगाड़ कर रख दिया। आम आदमी बेहद परेशान है। हम छिंदवाड़ा के एक जो मोहल्ले में मौजूद हैं, वहाँ कुछ महिलाएं हमें मिली जो चाय वगैरह पी रही हैं। उनसे जानते हैं कि जब रसोई गैस के दाम इतने बड़े हैं तो उनकी रसोई पर कितना असर पड़ा है, उनके बजट पर कितना असर पड़ा है। लगातार जो है रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आप लोग तो चाय पी रही हैं, मतलब रसोई गैस का इस्तेमाल तो आप लोग कर रही हैं, लेकिन कितना फर्क पड़ा है इस बढ़े हुए दामों से? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ये जो दाम बढ़ने के कारण ये हो गया है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग तो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो मज़े में हैं। वो जॉब पे जाए ना जाए उन्हें सैलरी मिल रही है, उनका चल रहा है। लेकिन जो बीच के लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। पहले तो हम लोग चलो नाश्ता करके गुजारा कर लेते थे, अब हम लोग चाय पी रहे हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उनको कम किया जाए। आप बताइए, लगातार जो है रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कितना फर्क पड़ा है आपकी रसोई पे? स्वाद वाद कम हो गया क्या कुछ खाने का? हाँ, काफी कम हो गया है। लगातार गैस के दाम और तेल के दाम बढ़ने से रसोई पर काफी प्रभाव पड़ा है, और ये निम्न वर्ग के लोग इसमें सबसे ज्यादा पीस रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि निम्न वर्ग के लोग भी अपना गुजारा आसानी से कर सके। आप बताइए कितना फर्क पड़ा है अभी? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पीसते ही रहते हैं हर चीज़ों में, और रसोई गैस के अलावा हर चीज़ों का दाम बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। तो देखिए, बिल्कुल जो है इन महिलाओं ने ये बताया कि अब सिर्फ ये चाय पी रही हैं, पहले चाय के साथ नाश्ता भी करती थी। जाहिर सी बात है 925 रुपए का घरेलू सिलेंडर मिलना कहीं ना कहीं बजट पर सीधा असर डाल रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से एक बार फिर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जहां आज अगर पेट्रोल की बात की जाती है तो 111 रुपए और 61 पैसे है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल ने शतक मारते हुए वो 100 रुपए और 56 पैसे प्रति लीटर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्राहक जो पेट्रोल डलाने आए हैं वो मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका?
जी रोहित। रोहित जी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? जिम चलाता हूँ। जिम चलाते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है, ऐसा लग रहा है लोन लेना पड़ेगा पेट्रोल डलवाने के लिए। बिल्कुल सब कुछ ही महंगा हो गया, पेट्रोल इतना हो गया, पहले 100 में 2 लीटर आ जाता था, अब 1 लीटर भी पूरा नहीं आ रहा है। क्या करें, अगर डलवाना पड़ रहा, मजबूरी है। गाड़ी चलाना पड़ रही है। बचत कर करके गाड़ी चलाना पड़ रही है। तो अभी घर की रसोई गैस भी बढ़ गई है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? पेट काट काट के मैनेज करना पड़ता है और क्या। गिरजेश जी, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं रोज, आप क्या कहना चाहेंगे? तो साहब गाड़ी चलाना ही भूल गए हम तो क्या कह रहे हैं, मजबूरी में चलाना पड़ती है, कभी कभी तो हम पैदल ही आते हैं। पैदल ही आते, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? इनकम भी नहीं बची है, अब धंधा पानी भी नहीं बचा है, तो गाड़ी में तेल कहाँ से डलवाएंगे हम? रसोई गैस के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं, वो कैसे, रसोई कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो भी नहीं ले पा रहे हैं साहब। अब कभी चूल्हे पे बना लेते खाना, वापस चूल्हे वाले दिन आने वाले हैं, बस चूल्हे वाले दिन आने वाले हैं। आइए, हम कटनी के मिशन चौक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। तो दिन पर दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। इससे हम लोगों से जानना चाहेंगे कि इस प्रकार से पेट्रोल बढ़ रहा है, इन लोगों की जेब पर क्या असर पड़ रहा है? जी, क्या असर पड़ रहा है महंगे पेट्रोल को लेकर? बहुत ज़्यादा असर है, चूँकि जो है अमीर वर्ग को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना भी महंगा हो जाए पेट्रोल, वो उतने में सक्षम है भराने में। लेकिन सामान्य वर्ग के लिए इतनी दिक्कत है, जो 5,000 8,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, 100 रुपये दिन का अगर पेट्रोल फूकेगा और बगैर गाड़ी के और बगैर पेट्रोल के काम नहीं बनना। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सामान्य, GST घटाना चाहिए उनको, सामान्य वर्ग को भी राहत मिलना चाहिए। अमीर वर्ग को तो मिला, लेकिन सामान्य वर्ग को मिलना चाहिए। गरीब वर्ग को मिला, उनको अनाज गल्ला फ्री मिल रहा है, लेकिन सामान्य वर्ग सबसे ज़्यादा त्रस्त है पेट्रोल में। इसलिए मेरा ये कहना है कि पेट्रोल में GST घटाकर और सामान्य वर्ग को राहत दी जा सकती है। बिल्कुल, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि में तेजी से पकड़ा है, और वही कारण है कि लगातार जिस तरह से मूल्य वृद्धि हो रही है, लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे ग्राहक भी मौजूद हैं। 111 रुपये जो रेट आज हुई है बढ़ के, क्या कल तक जो 110 रुपये कुछ पैसा चल रही थी, लेकिन इसकी वजह से जो आमजन है उसकी पॉकेट पर काफ़ी असर पड़ा है, काफ़ी उसकी जीवन पर असर पड़ा हुआ है। भाई, हम बात करेंगे, कुछ ग्राहक हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, जो मूल्य वृद्धि हो रही है लगातार, पेट्रोल की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? ये पेट्रोल तो बहुत महंगा हो रहा है। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो बहुत सामना करना पड़ रहा है। कितना असर पड़ रहा है इसके लिए? अब पॉकेट पे ही तो असर पड़ रहा है, और पड़ कहाँ रहा है? सैलरी तो भैया इसी में चली जाती है पेट्रोल में, क्या करें? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सैलरी पॉकेट जो बात करें तो पेट्रोल में ही जा रही है, और घर खर्चे जो उठाने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इस तरह की जो पेट्रोल की जो दाम है उस बढ़ रहे हैं, उससे काफ़ी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, उसका सामना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र के 9 दिन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पितृपक्ष के बाद जैसे ही नवरात्र शुरू होती है, सभी शुभ कार्यों का, मंगल कामनाओं का आगमन शुरू हो जाता है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से कलश रखे जा रहे हैं, चूंकि कलश इस बार यहाँ पर महामाया मंदिर में लिए नहीं गए हैं, नए कलश नहीं है। ये जो पिछले वर्ष 2020 में जो कलश जिन्होंने बुक कराए थे, जिनका कलश प्रज्वलित होनी थी, ज्योत प्रज्वलित होनी थी, यह वह कलश है। लगभग 4,654 कलश यहाँ पर पिछले बार जो बुक हुए थे उन्हें ही लिया गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि मंदिर के पट बंद है, लेकिन कल यहाँ पर समय पर आरती, जिस तरीके से यहाँ प्रतिदिन आरती का समय वैसे 7:30 होता है, लेकिन कल यहाँ पर जो नवरात्रि पर्व में आरती का समय होगा वो लगभग सुबह की आरती प्रातः 8 बजे होगी, दोपहर की आरती 12:30 बजे होगी और रात की आरती लगभग 8 बजे होगी। और नवरात्रि पर्व में मंदिर पट खुलने का समय भी परिवर्तित हो जाता है। यहाँ प्रातः 4 बजे से श्रद्धालु पहुंचकर दोपहर 3 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। साथ ही संध्या 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक, 12:30 बजे तक के दर्शन यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। प्यारा सजा है दरबार भवानी। जी हाँ, कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना काल के बाद
नवरात्र पहली बार हर्षोल्लास से मनाए जाने की तैयारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक भव्य पंडाल बनाया गया है और इस भव्य पंडाल में कल मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से कलकत्ता के कलाकारों द्वारा यह पंडाल बनाया गया है और यहाँ पर जो भव्यता दिख रही है एक महल की तरह इसे एक भव्य स्वरूप दिया गया है। गोल्डन कलर से इसे रंग रोगन करके तैयार किया गया है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ अंदर में पर्दे जो हैं लहरियादार पर्दे लगाए जा रहे हैं और काफी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं भव्य तरीके से इस पंडाल को बनाया जा रहा है। कल यहाँ पर जिस तरीके से माँ दुर्गा इस स्थान पर स्थापित होंगी, कल यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाया जाएगा और उसकी स्थापना की जाएगी। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो शारदीय नवरात्र के 9 दिवसीय व्रत के दौरान यहाँ पर जो सारी कलाकारी की गई है और लोग, क्योंकि एक लंबे समय बाद कोरोना काल ने लोगों की कई जीवन को उथल पुथल कर दिया और आज एक बार फिर त्योहारों का सीजन शुरू हुआ है।